हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में है इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को कैसे कैसे निरूपित करते हैं। समुच्चय निर्माण निरूपित करने की दो विधियां होती हैं, जिसको कहते हैं, एक पहली विधि है जिसको कहते हैं रोस्टर रूप या फिर सूची रूप कहते हैं, और जो दूसरी विधि होती है उसको समुच्चय निर्माण रूप या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और उससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम्पल थे आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो सभी एग्जाम्पल भी साथ साथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज आपकी है 1.1 और 1.1 एक्सरसाइज की सभी प्रश्नों को हम लोग आज यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बड़े आराम से करेंगे, शांति से, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर ऐसा लिख रहा है कि भाई जो हमें यहाँ पर कुछ संग्रह दिए गए हैं और कहा गया है कि ये संग्रह वास्तव में समुच्चय हैं या नहीं। आपको पता है कि भैया जो संग्रह होता है ना, वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, लेकिन वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी परिभाषा ना बदले तो समझो सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह होता है, बस उसी को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो मतलब समुच्चय नहीं है, सीधी सीधी बात। तो यही बात यहाँ पर पूछ दी गई है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि पहले वाले क्वेश्चन में कुल 9 प्रश्न पूछ दिए गए हैं कि भाई बताइए कि ये संग्रह जो हैं वो वास्तव में समुच्चय हैं या नहीं। संग्रह तो सबके सब हैं, लेकिन कुछ उसमें से समुच्चय हैं और कुछ उसमें से समुच्चय नहीं है। जो सुपरिभाषित संग्रह होंगे उनको हम कहेंगे समुच्चय हैं, जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है उसको कहेंगे कि समुच्चय नहीं है। सिंपल से काम। देखिए पहला, देखिए बच्चों, यहां पर लिखता है जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहले सबको यहां पर नोट कर लेते हैं। देखो अच्छा, अब यहां पर देखो बच्चों, इनको बताओ कि ये वास्तव में सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं, अर्थात ये समुच्चय है या नहीं। इसमें लिखता है कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों को संग्रह। अच्छा, जो जे से अक्षर से आरंभ होने वाले महीने हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई, केवल 3 अक्षर ऐसे हैं जो जे से आरंभ होते हैं। क्या आपका कोई दूसरा छात्र से पूछा जाए तो कोई दूसरा थोड़ी बताएगा, वही 3 महीने बताएगा कि भैया जे से आरंभ होने वाले यही 3 महीना हैं। तो आपको ये तीनों महीनों का संग्रह बताना है, ये सुपरिभाषित है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल निश्चित बताना है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको समुच्चय कहा जाएगा। क्या कहना है यहां पर? देखो ये आपको लिखना है जुलाई, लिखना नहीं है बल्कि सुपरिभाषित संग्रह आपसे पूछा गया है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं, अर्थात ये समुच्चय है कि नहीं। तो यहां पर आपको लिखना है कि जुलाई, जून और जनवरी, है ना। चलो जनवरी पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई बात नहीं, 3 ही अक्षर हैं। एक बात और बता दें कि कभी भी बच्चों समुच्चय को लिखने में अक्षरों ये जो अवयव होते हैं उनका क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अगर जनवरी की जगह ये जून जो आपका पहले लिखा है उसको पहले लिख लें, पहले वाले को अंत में लिख दें, कोई फर्क नहीं, समुच्चय रहेगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जे से आरंभ होने वाले केवल 3 महीना होते हैं और ये सुपरिभाषित हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हो कि ये आपका समुच्चय है। क्या है ये? सुपरिभाषित है। इसको क्या कहोगे? परिभाषित है, और ये सुपरिभाषित है तो इसको क्या कहोगे? समुच्चय कहोगे। क्या कहोगे? उसको समुच्चय कहोगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ये समुच्चय है आपका। ठीक है, अब बताओ भाई, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बच्चों भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक पूछे गए हैं। तो आप किसी बच्चे से पूछोगे तो प्रतिभाशाली लेखक दूसरा कोई बता सकता है, और दूसरा पूछोगे, जैसे आपने बताया कि भैया लेखक की बात करी जाए तो कह सकते हैं कि भाई कुछ भी, मान लो महादेवी वर्मा का नाम आ गया तो आप कहोगे महादेवी वर्मा बहुत बढ़िया राइटर हैं।
तो कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा महादेवी वर्मा से, तो दूसरा कोई दूसरे राइटर का नाम लेगा कि भैया ये आपका लेखक अच्छा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों में निश्चित बात नहीं कह सकते हो कि कौन से 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं, इसलिए वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं है और इसलिए उसको हम समुच्चय नहीं कह सकते। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है और सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। क्या है? ये समुच्चय नहीं है। बताओ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बच्चों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कही गई, सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हों उनका नाम पूछा गया है। तो कोई कहेगा कि भैया सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो कहेगा, कोई कहेगा कि धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो कोई मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग कहेंगे। मुख्य बात समझो, अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ ये 11 हैं। कोई कहेगा सर्वश्रेष्ठ, उसमें से 2 अलग कर देगा, कोई दूसरे 2 लगा लेगा कि 11 ये वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक बात निश्चित नहीं होगी, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी परिभाषा बदल गई, इसका मतलब ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यहां भी आपको लिखना है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है। और यदि सुपरिभाषित नहीं है तो फिर ये समुच्चय भी नहीं है। अच्छा भाई, अब यहां पर बताओ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई, आपके कक्षा में जो बालक हैं, तो अगर किसी भी छात्र से पूछ लिया जाए तो वही बालक वो बताएगा, वही बालक वो बताएगा। जैसे आपकी क्लास में मान लो थोड़ी देर के लिए 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40-35 कुछ भी मानो, तो वही 40 बच्चे कोई दूसरा अगर छात्र पूछा जाए किसी दूसरे छात्र से, तो उन्हीं 40 बच्चों का नाम बताएगा। वो भी किसी और तीसरे से पूछ दिया जाए तो उन्हीं 40 बच्चों का नाम बताएगा। इसका मतलब वो बच्चे, उन बच्चों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। तो कक्षा के बच्चों का जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए उसको हम समुच्चय कहेंगे। तो कह सकते हैं कि आपकी कक्षा में जो बालक हैं उनका संग्रह सुपरिभाषित है। और अगर ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित संग्रह है, अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो उसको क्या कहोगे? इसको कहेंगे कि ये समुच्चय है। ये क्या है? ये समुच्चय है। अब बताओ, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वो आपको कहना है कि भाई 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो उनको कह सकते हो कि भाई 1, 2, 3 से चले जाओ 99 तक 100 से कम कहनी है। तो बच्चों, यहां पर देखो, ये संग्रह है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का, इसलिए ये संग्रह सुपरिभाषित होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछो, यही 1 से लेकर 99 तक की पूरी गिनती बताई जाएगी कि ये सब की सब संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये 100 से कम है, 1 से लेकर 99। इसका मतलब ये भी संग्रह आपका सुपरिभाषित है। क्या है? ये सुपरिभाषित है। और यदि ये संग्रह सुपरिभाषित है तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी आपका समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। ठीक है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र जी ने जो उपन्यास लिखे हैं वो बिल्कुल एकदम कन्फर्म निश्चित हैं। हर व्यक्ति से पूछो, हर छात्र से पूछो, वही बताएगा कि भाई ये गोदान है, गबन है, इन्होंने लिखे, है ना। कोई दूसरा बताएगा, वो भी गोदान, गबन या और जो भी हैं वो सब कुछ बताएगा। मतलब कोई भी छात्र कोई दूसरा नहीं बता सकता, वही बताएगा कि भाई जो उन्होंने लिखे हैं वही तो बताएगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनका जो संग्रह है वो भी वास्तव में सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए उसको भी हम समुच्चय कहेंगे। यहाँ पर लिखोगे, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और ये अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। बच्चों, सभी सम पूर्णांक आपको पता है, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और डॉट डॉट करके चले जाओ, तो ये सब के सब आपके सम पूर्णांक हैं। और सम पूर्णांक आप भी वही बताओगे, आप भी वही बताओगे, आप भी वही बताओगे, मतलब सभी छात्र यही समधन पूर्णांक बताएंगे। इसमें कोई
फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी संग्रह सुपरिभाषित है। क्या कहना है? सुपरिभाषित है। ये भी संग्रह आपका क्या है? सुपरिभाषित है। और अगर सुपरिभाषित है तो भाई फिर ये आपका समुच्चय जरूर है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका समुच्चय है। बताओ इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो आप लोग पढ़ रहे हो सेट, इस अध्याय में जो भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल एकदम फिक्स हैं, एकदम फिक्स हैं। कोई भी छात्र से पूछा जाए कि आपकी बुक में कौन कौन इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, तो गिनती गिन के बता देगा। हर व्यक्ति बता देगा कि भाई इस पहले वाले चैप्टर में इतने प्रश्न हैं, तो उनकी संख्या बिल्कुल कन्फर्म है। हर व्यक्ति वही बताएगा। इसका मतलब ये भी संग्रह सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है। और अगर ये सुपरिभाषित है तो फिर इसको क्या कह सकते हो? इसको भी हम समुच्चय की श्रेणी में रखेंगे। ये भी समुच्चय है। अच्छा भाई बताओ, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। बच्चों ये खतरनाक जो शब्द लिखा है इस पर थोड़ा गौर करो। ये खतरनाक हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। बहुत से, अब जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि शेर जो है वो खतरनाक है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ भाई बहुत खतरनाक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको खतरनाक नहीं मानते, वो तो बिल्कुल उससे दोस्ती करते हैं, है ना। तो बहुत से लोगों के लिए वो खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो खतरनाक है। इसका मतलब खतरनाक शब्द एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जो खतरनाक जानवरों का संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है। एक व्यक्ति शेर को खतरनाक बताएगा, दूसरा व्यक्ति शेर को खतरनाक नहीं बताएगा। इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह ये नहीं है, और इसीलिए इसको भी हम सुपरिभाषित नहीं है ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुपरिभाषित नहीं है। और भाई अगर ये सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब ये समुच्चय भी नहीं है। तो सीधी सीधी बात, ये समुच्चय आपका नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से सुपरिभाषित हैं, कौन कौन से सुपरिभाषित नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है। बस ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, समझ में अपने आप आएगा कि भैया सुपरिभाषित है कि नहीं। मतलब सुपरिभाषित का मतलब सीधा बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी परिभाषा ना बदले तो सुपरिभाषित संग्रह है। और यदि सुपरिभाषित संग्रह है तो उसी को समुच्चय कहा जाता है। और सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है, सीधी बात है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न था और इसमें कुल मिला के 9 प्रश्न थे। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो क्या है बच्चों। प्रश्न संख्या दूसरा, इसमें ऐसे कहा गया है कि एक समुच्चय दिया गया है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें कहा गया है रिक्त स्थान में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू भरिए। भर के बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो बच्चों, यहां पर इसको रब कर लेते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। दूसरा प्रश्न क्या है? देखो ये हमारा है एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, और इसमें ऐसे लिख रहा है कि एक कोई समुच्चय दिया गया है A बराबर, और उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे इस समुच्चय के अवयव हैं। और इसमें ऐसा लिखा है, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो 5 है और ये खाली जगह है, यहाँ पर A लिखा है, तो आप बताओ कि यहाँ पर 5 इसका अवयव है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बच्चों यहाँ पर बिलोंग टू का निशान लगाना है कि 5 A को बिलोंग कर रहा है। 5 जो है वो इसका अवयव है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये आपको इस तरीके का निशान भरना है। ये ई जैसा निशान याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे भरते हैं। ठीक है, तो 5 बिलोंग टू ए बिल्कुल सही है। ये बिलोंग टू का निशान भरना है आपको। यहाँ पर ब्लैंक जगह है ना, तो इसमें क्या भरना है? बिलोंग टू का निशान भरना है। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ पर दूसरा क्या है? यहाँ दूसरा जो प्रश्न है उसमें ऐसा लिखा है कि जो 8 है वो वास्तव में ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? है ही नहीं भाई, 8 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको नॉट बिलोंग टू का निशान काट देंगे। ठीक है, ये इसका अवयव नहीं है। अच्छा बताओ, शून्य इसका अवयव है कि नहीं? तीसरा प्रश्न में कहता है कि शून्य इसका अवयव है कि नहीं? शून्य बिलोंग टू ए, क्या लिखोगी? है ही नहीं भाई, शून्य भी इसका अवयव नहीं है। 1 से लेकर 6 तक की गिनती है, शून्य तो इसका अवयव नहीं है, तो इसमें भी नॉट बिलोंग टू का निशान भरना है। यहां पर लिखा है, अब चौथे नंबर पर यहां लिखा है कि 4 इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ,
4 बिलोंग टू ए। यहां बताओ 4 तो है इसका अवयव, तो यहां पर क्या भरना है, बिलोंग टू का निशान भरना है। बिल्कुल ठीक है। आगे आपके पास 5वें प्रश्न में क्या कहा गया है, लिखता है 2 और खाली जगह है, बताओ 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां भी बिलोंग टू का ही निशान भरना है। इसके बाद आगे लिखा है आपके 6वें प्रश्न में कि भाई बताओ कि 10 इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बच्चों बिल्कुल नहीं कर रहा है, 10 तो इसका अवयव ही नहीं है। इसका मतलब 10 नॉट बिलोंग टू ए भरना है। तो ये निशान आपको भर के बताने हैं कि भैया ये इसका अवयव है या नहीं है। ये ऐसे समझो कि ये प्रदर्शित करता है कि ये इसका अवयव 5 इसका अवयव है कि नहीं। अगर इसका अवयव है तो बिलोंग टू लिख दें, और अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, है ना। ये भरना है, सिंपल सा काम है। इसके बाद बच्चों देखो तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न पर, ठीक है, इसको तो रब कर लेते हैं। बिल्कुल ही शांत आराम का प्रश्न था, बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रश्न था। तो आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में ऐसा लिखता है निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, रोस्टर रूप में लिख के बता देना है। बिल्कुल एकदम आराम से समझो, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है देखो, अब यहां पर जो दिया गया है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। ऐसा लिखा है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि यहां पर ऐसा भी कहा गया है -3 और ये आपका कहां तक 7, -3 से 7 के बीच की कोई x संख्या है। जो x संख्या है वो क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये आपका x का मान है। तो भैया हम भर देते हैं। यहां पर देखो किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप का मतलब हमने बताया कि उन अवयवों को भरना होता है जो इस समुच्चय के अवयव हैं, और हर एक के बीच में कोमा लगा लगा के भर देते हैं। तो भाई हमें क्या भरना है, 3 से बड़ी संख्या, -3 से बड़ी संख्या, -3 से बड़ी संख्या -2 होती है, फिर इसके आगे -1 होता है। सब पूर्णांक लिखना है, सभी पूर्णांक लिखना है, वो वाले जो -3 से आगे के हैं, 7 से पीछे के हैं। तो आप यहां पर ऐसे, अगर आप, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि -3 से आगे की बात करी जा रही तो -4 लिखेंगे, -5 नहीं लिखना है। कैसे देखो समझो, थोड़ी देर के लिए संख्या रेखा बनाएं। अगर हम लिख दें यहाँ -3, तो बच्चों यहाँ पर -3 के बाद इधर पहुंचे तो -4 होगा, इधर पहुंचे -5 होगा, और इधर जाएं तो क्या होगा, -2 होगा, इधर -1 होगा, फिर इसके बाद 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और इस तरीके से आगे जाओ 4 होगा, 5 होगा, और कह सकते हैं यहाँ पर 6 होगा, और फिर जाके 7 होगा, है ना। फिर जाके यहां पर क्या होगा, 7 होगा। तो अब आपसे यह पूछा गया है कि -3 से आगे जाओ और 7 से पीछे जाओ। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक के सभी पूर्णांकों को लिखना है। -3 से आगे, 7 से पीछे के सभी पूर्णांकों को लिख देना है। तो -3 से आगे -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, और यहां से 4 और 5 और 6 तक आपको ले जाना है। 7 से छोटी लिखना है, 7 से आगे नहीं जाना है। क्लियर है बच्चों। तो इन पूर्णांकों को लिख के हमने यहां पर मझला कोष्टक लगा दिया और सभी के बीच में सेमी कोमा लगा दिया, और ये हमारा जो रूप है वो कौन सा रूप हो गया, ये आपका रूप हो गया रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। तो भैया हमें यही पूछा गया था कि दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप और उसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। हमने ये सारी बातें आपको बेसिक वाली बातें इससे पहले वाले वीडियो में पूरी कंफर्म कराई है ना। तो आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप देख लें एक बार, ठीक है। तो अच्छा सा कंप्लीट हो जाएगा आपको कि भैया हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया जाए तो उसको हम रोस्टर रूप में कैसे बदलते हैं। रोस्टर रूप, यही दोनों रूप हैं। ये आपके जो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हैं वो 2 ही विधियां होती हैं, या तो आप इस रूप में रोस्टर रूप में निरूपित कर सकते हो, या फिर समुच्चय निर्माण रूप में इसको निरूपित कर सकते हो। रोस्टर रूप का मतलब होता है कि उसमें जो अवयव होते हैं उस अवयवों को यहाँ मंझले कोष्टक में बंद करते हैं और सब में सेमी कोमा लगा देते हैं, अवयवों के बीच में सेमी कोमा लगा देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर अगर सेट बिल्डर फॉर्म की कही जाए बात, समुच्चय निर्माण रूप की बात करी जाए तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर मंझले कोष्टक में तो उसको भी लिखते हैं एक्स सच दैट। हमेशा यही लिखना है कि एक्स किस प्रकार से है, एक्स इस प्रकार से है कि एक पूर्णांक है, देखो ये भी सब पूर्णांक है।
x क्या है, एक पूर्णांक है जो कि कहां से कहां तक है, लिखता है -3 से आगे 7 से पीछे की सभी पूर्णांक हैं, -3 से बड़े 7 से छोटे सभी के सभी पूर्णांक हैं, वो हमने यहां पर लिख लिए। तो ये रोस्टर रूप हो गया, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, इसी टाइप में ही सारे क्वेश्चन है। देखो इसका दूसरा पार्ट देखो, इसमें कोई बी समुच्चय दिया गया है, ये आपका रोस्टर रूप में हो गया है ना। इसका आ जाओ बी, देखो दूसरा पार्ट देखो, और दूसरे पार्ट में समुच्चय को बी नाम दे दिया गया है, और बी समुच्चय को ऐसे लिखा गया है x सच दैट x कैसे है, संख्या 6 से कम, यहां लिखा है संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या को बताओ क्या लिखोगे आप, बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहां पर हम रोस्टर रूप में लिखें तो 6 से कम वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, मतलब लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 से कम की ये देखो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। यही रूप आपका क्या होता है, इसको कहते हैं रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो तीसरा प्रश्न देखो, इस प्रश्न में समुच्चय का नाम दे दिया गया है सी, ये सी समुच्चय है। कहता है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। भाई ठीक है, यहां पर x सच दैट x दो अंकों की, x क्या है, दो अंकों की ऐसी संख्या है, दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना दिया गया है, 8 है। अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, अब देखो भाई दो अंकों की संख्या को हमें यहां पर लिखना है, अंकों का योग 8 लिखना है। तो बच्चों आप ये तो बात निश्चित हो गई कि 10 दो अंकों की संख्या है, तो 10 से बड़ी ही सब संख्याएं होंगी, और 99 तक अगर 100 पे पहुंच जाओगे 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। 100 संख्या 3 अंकों की होती है, 99 संख्या 2 अंकों की होती है। तो बस अब वो सभी संख्याएं ढूंढ के लिख दो जिनमें दोनों संख्याओं का योग करें और योगफल कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ठीक है बच्चों, लिख देते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें कि 11 संख्या, तो बच्चों इन दोनों का योग तो 8 नहीं है, 12 है, बताओ 8 नहीं है, मतलब योगफल 8 आएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं 17 से। अब आप दोनों को जोड़ के देख लो, योगफल 8 हो जाएगा। दोनों अंकों का जोड़ 8 है कि नहीं है, हाँ है। अच्छा इसके आगे देखो, अगर हम ये कहें कि लिख दें, ये आपको देखो 26 लिख के बता दें, वही 26 संख्या बताओ, ये भी संख्या 2 अंकों की ही है, इनमें दोनों अंकों का योग 8 है, बिल्कुल सही बात है। और आगे बताओ, और आगे कह सकते हैं कि ये आपके पास 35 संख्या ऐसी संख्या है जिसमें दोनों अंकों का योग 8 है। 35 के आगे बताओ, तो आपको यहां पर लिखना है 44। 44 में भी अंकों का योग 8 है, 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग 8 है। फिर इसके बाद कहें हम 53, यहां भी देखो 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 8 है। चलो आगे बढ़ते हुए जाओ, 62, फिर लिखो 71, फिर लिखो 80, फिर 80 के आगे पहुंचो तो बच्चों अगर हम कोई भी संख्या देखें, 80 के आगे कोई भी संख्या लिख के देखो तो वो संख्या 2 अंकों की तो होगी, लेकिन अंकों का योगफल 8 नहीं होगा। 80 के आगे कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 81, 82, 83। भाई 81 का ही अगर हम दोनों अंकों का योग करें तो योगफल कितना, 1 और 8 9, योगफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार चले जाओ 99 तक। 99 में 2 अंक हैं, लेकिन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 9 9 18, योगफल 8 नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये इतनी संख्याएं हमने जो लिखी हैं वो सब की सब ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, और इनके अंकों का योगफल आपका कितना है, 8 है। तो ये आपका रूप कौन सा हो गया, रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। हमें समुच्चय निर्माण रूप में ये दिया गया समुच्चय था, इसको हमने बदला काय में, रोस्टर रूप में बदल दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में सारी बात आ रही होगी। यहाँ पर बच्चों किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी भ्रम, कोई भी समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है तो यार वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें। ठीक है, आगे इसके बाद आपके पास
अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर, चलो अभी तो इसी में बाकी है। देखो डी एक समुच्चय है यहाँ पर, चौथा नंबर नाम है इसका डी समुच्चय। इसका नाम है डी समुच्चय और डी समुच्चय में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या। एक्स संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और वो संख्या अभाज्य है कैसी? आगे लिखा है अभाज्य संख्या है। आगे इसमें लिखा है जो संख्या 60 की भाजक है। 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 ये हमारा देखो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप से बदलना का है, रोस्टर रूप में बदलना है। भाई हमें अभाज्य संख्याएं छांटनी है जो 60 को विभाजित करती हैं, 60 की भाजक हैं, वो सभी संख्याएं अभाज्य वाली हमें यहाँ पर लिखनी है। तो अच्छा बच्चों बता सकते हो कि यहाँ पर एक संख्या लिख दें, एक 60 को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी? हाँ करेगी, ये अभाज्य संख्या है। अच्छा बच्चों यहाँ पर लिखा है अभाज्य संख्या। एक संख्या को हम अभाज्य नहीं कहते। एक संख्या ना हमारी भाज्य है ना हमारी अभाज्य। एक संख्या को ना हम भाज्य कहते हैं ना अभाज्य कहते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एक नहीं लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 संख्या हमारी अभाज्य है और ये 60 को विभाजित भी करती है। 3 लिखेंगे। 3 संख्या हमारी अभाज्य है जो 60 को विभाजित भी करती है। अब भाई 4 तो विभाजित करती है लेकिन 4 तो भाज्य है, तो 4 नहीं लिखना है। 5 लिखेंगे। 5 अभाज्य संख्या है और 5 60 को विभाजित करती है। 60 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, है ना। इसके बाद देखो 6 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, 9 नहीं लिखना है, ये भाजक है ही नहीं, है ना। 10 कहो तो 10 संख्या हमारी भाजक तो है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17। बच्चों अब कोई भी संख्या नहीं है। ये संख्या इतनी ही ऐसी संख्याएं हैं जो 60 की भाजक हैं और अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? अभाज्य। ये सब की सब संख्याएं अभाज्य हैं। यहाँ पर इनके अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, तो समझो वो संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं, किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप ध्यान से देखो तो ये किसी भी दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। 2 2 से विभाजित तो हो सकता है, 3 3 से विभाजित हो सकता है, 5 5 से भी विभाजित हो सकता है, किसी दूसरे से विभाजित होगा नहीं। इसका मतलब तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और तीनों संख्याएं 60 को विभाजित करने वाली हैं, मतलब 60 की भाजक हैं। तो ये आपको आंसर में लिखना है। और ये रूप आपका क्या होता है? इसी रूप को हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं ध्यान से देखो तो अभी हमारे पास 2 प्रश्न और दिए गए हैं। एक तो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए। देखो यहाँ पर बहुत आसान से आप लिख सकते हो। चलो ये आपका नंबर हो गया 5वां और यहाँ पर ABCDE नंबर है, ई है। यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये हमारा दिया गया है रोस्टर रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? एक महिला कोष्ठक लगाते हैं और सभी अक्षरों को लिखना है, लेकिन कोई रिपीट अक्षर है उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे टी 2 बार है, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक बार लिखना है। आर भी देखो यहाँ है 2 बार है, तो एक ही बार आर लिखना है। एक बार आई तो एक बार है मेरे ख्याल से, जी भी एक बार है, ओ 2 बार है, एक बार लिखना है। एन एक बार लिखना है, एम एक बार लिखना है, ई को भी एक ही बार लिखना है, टी हमारा लिख चुका है, आर हमारा लिख चुका है और साथ साथ में बाई लिखना है। देख लें, आपको मेरे ख्याल से कोई छूटा नहीं है। ये हमारा रूप रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, ये रूप क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप कहलाएगा। और इसके बाद में बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका 6वां प्रश्न है और इस 6वें प्रश्न को इन्होंने इसका नाम दे दिया है एफ। एफ समुच्चय है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है BETTER। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या करोगे आप? एफ बराबर लिखोगे, महिला कोष्ठक लगाओ, बी एक बार लिखना है,
एक बार है ही इसमें, लेकिन ई डबल टाइम है तो एक टाइम केवल लिखना है, टी डबल टाइम एक टाइम लिखना है और फिर आर लिखना है। तो ये रूप आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमसे सभी समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए थे और पूछा गया था इसको रोस्टर रूप में बदलिए। तो ये सब के सब हमने रोस्टर रूप में बदले और मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला जो प्रश्न है चौथा, उसमें अब की बार उल्टा काम है कि समुच्चय निर्माण रूप में अब बनवा रहा है जबकि रोस्टर रूप में दिया गया है। दिया गया प्रश्न रोस्टर रूप में, उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, ये आपका अगला प्रश्न है। तो इसको कर लेते हैं रब और अगले प्रश्न पर आते हैं, चौथा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं, चौथे प्रश्न पर आ जाओ। देखिए ध्यान से बच्चों, बिल्कुल साथ साथ में चलना है ना, बिल्कुल तारतम्य अपना तोड़ना नहीं है, एकदम ब्लूटूथ की तरह से कनेक्ट हो जाओ और तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। सारी बातें याद रहेंगी, किसी प्रकार की फिर कोई भूल भटक नहीं होगी। बिल्कुल आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, जो हम लिख रहे हैं वही आपको लिख के सारा कंप्लीट करना है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इसमें लिखता है समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर देखो ये दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है 3,6,9,12 है, ये हमारा रोस्टर रूप दिया गया है और इसको हमें बदलना कायम है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पर देखो बदल के लिख देते हैं और ये हमारा दिया गया है रोस्टर रूप। क्या दिया गया है, रोस्टर रूप दिया गया है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे देखो महिला कोष्टक लगाओ और लिखो x सच दैट। अब बताओ x ये किस प्रकार से है, आप ध्यान से देखो तो ये सब 3 के गुणाज हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 की गुणज लिखी। तो आपको यहाँ पर लिखना है x सच दैट x, और ऐसा भी लिखा जा सकता है x बराबर 3n, जहां n का मान कितना है, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आगे नहीं बिल्कुल हो सकता है। या फिर ये कहो कि n बराबर कितना हो सकता है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चौको 12 है ना 4, ऐसे लिख दो। n का मान 3 हो सकता है, सॉरी गलत लिख गए, यहां पर लेस देन इक्वल टू लिखो, 4 हो सकता है या 4 से कम हो सकता है। n का मान कितना हो सकता है, 4 या फिर 4 से कम। 4 से कम मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। यहां पर ध्यान से देखो, अगर n का मान 1 लिख दें तो पहला अवयव मिल जाएगा, 3 1 कम 3, देखो 3 मिल जाएगा। n का मान 2 लिख दें, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। 3 लिखें, 3 त्रिका 9 मिल जाएगा। 4 लिखें तो 4 भी लिखा जा सकता है, बराबर का भी निशान है, बराबर या 4 से छोटा, 4 भी हो सकता है या 4 से छोटा, कोई भी आपका प्राकृतिक संख्या हो सकती है। n बराबर 1 2 3 4 आप रखो यहाँ पर तो आपको निश्चित रूप से यही समुच्चय मिल जाएगा। तो ये रूप आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और ये आपका रोस्टर रूप में लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो दूसरा देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2, ऐसा लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा लिखा हुआ है। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर बदलना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो बिना सोचे समझे आपको इतना तक तो लिख लेना है, x सच दैट। x किस प्रकार से है, x इस प्रकार से है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है 2 का 2 लिखा है और फिर 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। तो सीधा सीधा यहाँ पर है, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है x बराबर, यहाँ लिख दें भाई कितना, अगर हम यहाँ पर लिख दें 2n तो n का मान 1 लिखो, ये मिल जाएगा, n का मान 2 लिखो, ये 3 लिखो तो 3 दूनी 6, नई बात बनेगी भाई। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर लिख दो भाई, 2 की पावर n ऐसा लिख दो, 2 की पावर n, ध्यान से देखो 2 की पावर n, n का मतलब n बराबर कोई भी आपका पूर्णांक, n बराबर क्या है, n बराबर है देखो 1 2 3 4 5, n बराबर हम लिख सकते हैं कितना, ये x n का मान या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। ध्यान से देखो n का मान कितना हो सकता है, 5 या 5 से छोटा। ध्यान से देखो तो n का मान अगर 1 लिखोगे
तो 1 लिखोगे तो देखो 1 ये मिल जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। अगर n का मान 2 लिख दें तो 2 की पावर 2 मतलब 4। n का मान 3 लिख दें, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 लिखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो बच्चों यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 2 की पावर n। n क्या है? n हो सकता है 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। 5 या 5 से छोटा। 5 से छोटा मतलब 5 से छोटा मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर ये लिख देना है। तो इसको क्या कहोगे? समुच्चय निर्माण रूप कहोगे। और इसको ये रोस्टर रूप में लिखा था, रोस्टर रूप से हमने समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आगे, इसके बाद आगे देखो तीसरा क्या है भाई? तीसरा में लिखा है 5, 25, 125, 625। क्या लिखा है यहां पर? ध्यान से देखो, 5, 25, 5, 25, 125, 625 लिखा है। तो भाई इसको कैसे लिखोगे? x सच दैट x, और x बराबर क्या है? x बराबर क्या है? ध्यान से देखो, तो वही बात है बिल्कुल। 5 की पावर n लिखो। क्या लिखो? 5 की पावर n, जहां n का मान कितना हो सकता है? n का मान जो है वो कितना हो सकता है? तो आप लिखो n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4, मतलब n बराबर हो सकता है 4 या 4 से छोटा। 4 या 4 से छोटा। देखो अगर n का मान 1 लिखो तो 5 की पावर 1 मतलब 5। n का मान 2 लिखो, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 3, 5 पंचे 25, पंचे 125, 5 की पावर 4 मतलब 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625। तो इस तरीके से यहां पर इस रूप को क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। ये रोस्टर रूप में दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप में बदल गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब यहां पर लिखा है 2, 4, 6, डॉट डॉट ऐसे लिख दिया गया है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो 2, 4, 6, 8 बच्चों ये लिखा है डॉट डॉट करके। बताओ इसको कैसे लिखोगे? x सच दैट x। बताओ x किस प्रकार से है? तो आपको कहना है x बराबर जो है डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब आगे 8 भी है 10 भी है। यहां पर ये 6 के बाद हमने 8 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया भैया। 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, मतलब सब कुछ आगे सम वाली संख्या हैं। तो आप लिख सकते हो x सच दैट x बराबर 2n ऐसे लिख दें, जबकि n बराबर क्या है? n बिलोंग कर रहा है कोई नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना है। ठीक है, n बराबर कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। n का मान 1 लिखें, 2 एकम 2, n का मान 2 लिखें, 2 दूनी 4, n का मान 3 लिखें, 2 तिया 6। इस तरीके से आपको ये अवयव मिलेंगे। तो ये रूप आपका क्या कहलाएगा? इसको क्या कहेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में बदल गया है। रोस्टर में दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप में बदल गया। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा क्या है? पांचवा इसमें लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर 1, 4, 9 ये लिखा हुआ है। देखो 1, 4, 9 और डॉट डॉट 100 तक लिखा हुआ है। तो भाई आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, और ये 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 100 लिखा है, 100 का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर। तो निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख दें n का स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या है? n बराबर n का मान 10 या 10 से कम है। n का मान कितना है? 10 या 10 से कम। 10 का स्क्वायर करोगे 100 मिलेगा। यहां पर देखो 10 की पावर, यहां पर 10, n का मान पहले 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि जो n का मान है वो कितना है? 10 है या 10 से कम है। 10 से कम मतलब 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये मान रखो तो आपका ये समुच्चय मिल जाएगा। इसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। ये आपका बदल गया, रोस्टर में दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप में बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे प्रश्न थे। इसके बाद ये 4 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 5वां 6वां 2 प्रश्न और हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। देखो
यह है बच्चों 5वां प्रश्न और इसमें कहता है सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए। यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर जो समुच्चय दिए गए हैं वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और हमें इनको सूची रूप में बदल देना है। सिंपल सा काम है। देखो बच्चों कैसे सूची रूप में लिखोगे, यहाँ पर लिख देते हैं सूची रूप। सूचीबद्ध करना है, सूची रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, महिला कोष्ठक लगाते हैं और इसके अवयव यहाँ पर लिख देते हैं तो ये रूप हमारा सूची रूप हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है x किस प्रकार से है, कहता है कि x इस प्रकार से है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों विषम प्राकृतिक संख्याएं तो आपको पता है, जैसे हम कहें कि 1, फिर इसके बाद 3, 5, 7 और डॉट डॉट चले जाओ, सबकी सब संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये आपको सब विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, सभी के बीच में सेमी कॉमा लगाना है और मझले कोष्ठक में बंद कर दें तो ये रूप हमारा सूची रूप कहलाता है। तो कह सकते हैं कि इस समुच्चय को हमने सूचीबद्ध कर लिया, है ना, सूची में लिख लिया, ऐसे समझो, है ना। ठीक है बच्चों। इसके बाद बी समुच्चय है, इसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि इसको भी सूचीबद्ध करिए। देखो यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और सूची रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, महिला कोष्ठक लगाते हैं। अब लिखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्या करना है, पूर्णांकों को लिखना है। यहाँ पर कौन कौन से पूर्णांक लिखना है, वो पूर्णांक लिखना है जो -1/2 से बड़े हों, 9/2 से छोटे हों। तो -1/2 के आगे 0 आता है। ध्यान से अगर संख्या रेखा बच्चों बना लें तो संख्या रेखा में देखो 0 यहाँ आएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा और प्लस अनंत तक। इधर आओ तो -1 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, -3 इधर हो जाएगा और माइनस अनंत तक। अब बताओ x का मान माइनस का आधा है तो माइनस का आधा का मतलब बच्चों यहां पर आएगा और 9/2 का मतलब 4.5, 9/2 का मतलब 4.5, 4 के आगे 5 के बीच में ये आपको 4.5, 9/2 दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच के सब पूर्णांक लिख दो। तो बीच का पूर्णांक कौन सा है, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। ये हो गया सूचीबद्ध। वो सभी पूर्णांक लिखना है जो -1/2 से आगे के हैं, 9/2 से पीछे के हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हैं। तो बच्चों इन को आपको पूर्णांकों को लिख देना है। ये सूचीबद्ध हो गया, है ना। तो चलिए इसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पर अब तीसरे प्रश्न पर आओ। यहाँ पर सी जो प्रश्न लिखा है उसकी बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों कहता है x सच दैट x एक पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक लिखने हैं और वो कौन से पूर्णांक लिखने हैं, वो पूर्णांक ये लिखने हैं जो जिसका मान, वो वाले पूर्णांक लिखो जिसका स्क्वायर 4 हो या 4 से छोटा हो। वो सब पूर्णांक लिख दो जिनके स्क्वायर करने पर 4 आए या 4 से कम आए, सबके सब पूर्णांक लिख दो। तो लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो -2, फिर इसके बाद में लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो इन सभी के पूर्णांक इनका वर्ग करो, सभी संख्याओं को देखो। -2 का वर्ग करोगे 4 आएगा। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब 4 है, 4 से बड़ा तो नहीं है, 4 हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। तो -2 का स्क्वायर तो 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये भी 4 से छोटा है। हमें 4 चाहिए या 4 से छोटा चाहिए, ऐसे x के वो मान लिख दो जिनका स्क्वायर करने पर 4 आए या 4 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर करो, 4 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4 आएगा। तो ये सब वो पूर्णांक है जिनका स्क्वायर करने पर 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो आपको ये सब के सब पूर्णांक लिखना है। बात आई समझ में। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है, बहुत सुंदर सा लिखा है, लोयल शब्द का एक अक्षर। तो बच्चों यहाँ पर x किस प्रकार से लिखना है, जैसे लोयल जो शब्द है उसका एक अक्षर। तो आपको क्या करना है, L लिखना है, O लिखना है, Y लिखना है, A लिखना है और लास्ट में L लिखा है। इसको 2 बार लिखा है ना, L तो 2 बार तो लिखते नहीं है। किसी भी अक्षर को एक ही बार लिखना है। तो L डबल है, बाकी तो सब सिंगल है। तो ये बच्चों इस तरीके से आपको लिख देना है। ये सूची रूप हो गया। इसके बाद में लिखा है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। बच्चों आपको पता है 31 दिन वाले महीने कौन से होते हैं और 31 दिन जिनमें नहीं होते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और फरवरी। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और फरवरी, कहावत है, याद कर लो। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की, फरवरी बाकी सब 31,
सबके सब 31 के होते हैं, केवल 5 महीनों को छोड़ के। कौन कौन से? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और साथ साथ में फरवरी। ठीक है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। ऐसे महीनों को यहाँ पर लिखना है जो 31 दिन के नहीं होते हैं, तो आपको लिखना है जून, या फरवरी से नंबर लगा दो, पहले फरवरी लिख दो, फरवरी कॉमा जून कॉमा नवंबर, अप्रैल और सितंबर। अप्रैल लिखो और लास्ट में सितंबर लिख दो। हमने जैसा कि बताया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा अवयव पहले लिखा जाए, कौन सा अवयव बाद में लिखा जाए। कोई पहले कोई बाद में लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इधर फरवरी लिख दें, इधर जून लिख दें, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल हमें तो वो वाले अवयव लिखने हैं, वो वाले महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये सब के सब ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये हमारा हो गया महीनों का समुच्चय जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनको हमने सूची रूप में लिख लिया। करेक्ट। आते हैं, देखो यहाँ पर एफ एक कोई समुच्चय ऐसा है जिसको ऐसा लिखा गया एक्स सच दैट एक्स कैसा है? इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और वो व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले सभी व्यंजनों को आपको यहाँ लिख देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको बता दें, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला ए से स्टार्ट होती है, ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और लास्ट में के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आपसे कहता है कि के से पहले, इसका मतलब यहाँ तो इस के को हटाओ, जे से के से पहले, तो ये अवयव हो गए आपके। लेकिन 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 इसमें यह कहा गया है कि हमें क्या करना है? जे से पहले वाले व्यंजनों को लिखना है, स्वरों को नहीं लिखना है। तो इसमें स्वर हैं वो छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। स्वर कौन कौन से आपको पता है? ये हमारा एक स्वर होता है, यहाँ पर एक स्वर ये होता है, ए ई आई, ये 3 स्वर हैं। यहाँ पर 3 स्वर हैं, वैसे 5 स्वर होते हैं पूरी वर्णमाला में। ए आई, ए ई आई, ओ यू, 5 स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 स्वर हैं, इन स्वरों को छोड़ दो। तो जो व्यंजन है उनको लिख दो, वो सब के सब वो व्यंजन हो जाएंगे जो के से पहले आते हैं, वो सब व्यंजन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? देखो बी लिखना है, इसके बाद सी कॉमा डी, ये सब के सब अक्षर लिखना है। ई नहीं लिखना है, ये स्वर है। व्यंजन व्यंजन सब लिखना है, तो एफ लिखो, फिर जी लिखो, फिर एच लिखो और फिर जे लिख दो। तो ये सब वो व्यंजन हैं जो आपके के से पहले आते हैं, इनमें स्वर को छोड़ देना है। स्वर हमने पहले ही छोड़ दिए, 3 स्वर छोड़ दो, बाकी सब के सब लिख दो। तो ये आपका सूची रूप में हो गया। करेक्ट है बच्चों? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। क्लियर है बच्चों? तो ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए थे, उनको हमें सूची रूप में लिखवाया गया। करेक्ट है। अब एक प्रश्न और बचा, और वो प्रश्न 6वां है। उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि भाई एक साइड लिखे हैं आपके सूची रूप में, तो दूसरी साइड लिखे हैं आपके समुच्चय निर्माण रूप में। आपको मैचिंग करना है कि कौन सा कौन के बराबर है, ऐसा है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। और ये रहा बच्चों अंतिम क्वेश्चन। इसमें कहता है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो इसको हमें सही मिलान करके देखना है कि ये किसके बराबर है, ये किसके, मतलब सही मिलान करना है ना। तो आइए देखते हैं। पहले यहां से पढ़ो। लिखता है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। मतलब वो वाली संख्याएं जो अभाज्य हैं, 6 की भाजक हैं, वो वाली संख्या यहां पर देखो। तो बच्चों यहां पर देखो, ध्यान से लिखा है 1 2 3 6, 6 की भाजक संख्याएं हैं। वास्तव में ये सब की सब 6 की भाजक हैं, लेकिन एक शर्त लागू नहीं हो रही थी, अभाज्य संख्याएं अभाज्य नहीं है बच्चों। ये 6 तो विभाजित हो जाएगी, 6 संख्या विभाजित संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला सही नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये वाला ये सही है। ध्यान से देखो, ये दोनों संख्याएं जो लिखी हैं, ये दोनों पूर्णांक जो लिखे हैं, वो ऐसी संख्याएं लिखी हैं जो वास्तव में 6 की भाजक भी हैं और अभाज्य भी हैं। देखो ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, मतलब इनके गुणनखंड हो नहीं सकते। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं केवल और केवल स्वयं से कटती हैं, किसी दूसरे से नहीं कटती हैं। तो कह सकते हैं ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं।
और दोनों ही 6 की भाजक हैं, तो ये दूसरे वाले का ए से मिलान करिएगा, ये सही है। इसके बाद देखो यहां लिखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम वाली लिखनी है जो विषम विषम हो। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला सही है, 10 से सब कम है, ये सब संख्याएं 10 से कम है, और साथ साथ में कौन सी विषम होनी चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है और 9 भी विषम है। सब की सब विषम संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं 10 से कम हैं और विषम भी हैं। इसका मतलब ये आपका ये सही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। बच्चों ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तव में 6 की भाजक हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और सभी 6 की भाजक हैं। ध्यान से देखो, 6 से सब 6 को सब विभाजित करते, 1 भी 6 को विभाजित करेगा, 2 भी 6 को विभाजित करती है, 3 भी 6 को विभाजित करती है और 6 तो 6 को विभाजित कर देगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये सबकी सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 को भाजित करती हैं, 6 को विभाजित करती हैं। तो इसका ये वाला सही होना चाहिए। इसके बाद एक बचा है, वो तो सीधा आंख बंद करके आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, ये देखो M, A, ये सब सेमी कोमा लगा लगा के लिख दिए जाते हैं और शर्त ये होती है कि कोई भी डबल टाइम रिपीट नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर A 2 बार है, यहाँ तो एक ही बार है, M 2 बार है, यहाँ तो एक ही बार है। मतलब सभी एक बार केवल अवयव लिखा जाता है, एक समुच्चय के अंदर कोई डबल अवयव रिपीट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी रिपीटिंग नहीं की गई है, ये सभी के सभी इसके अवयव हैं, मैथमेटिक्स शब्द के ही अवयव हैं। तो कह सकते हैं कि ये वाला इसको आपको मिला के रखना है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आपने इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बड़े आराम से आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या लग रही है तो भाई कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर सब कुछ बढ़िया लगा है तो ये भी बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका पूरा बेसिक और साथ साथ में एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल, और अगर समय रहा तो 1.2 के कुछ क्वेश्चनों को भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये पूरी पहली वाली एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम टाइम से कंप्लीट करोगे, ठीक है। और रोज का रोज काम निपटाते चलो, बिल्कुल स्टार्टिंग है, अपने सर पर कोई बोझा ना रहे, आराम आराम से करते हुए चलोगे। बिल्कुल कम समय में आपका हम कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं होगी। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बिल्कुल कतई बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।